तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स जो कि आज यानी कि 11 नवंबर को जो आप सभी का वीकली टेस्ट एग्जाम है उसके मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और यही सब क्वेश्चन आज के वीकली टेस्ट एग्जाम में आएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि समष्टि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मैंने आप सभी को बताया था कि इसके अंतर्गत आपका बड़े बड़े क्षेत्रों यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत आपका पूर्ण रोजगार का भी अध्ययन किया जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GDP का भी अध्ययन किया जाता है, साथ ही साथ आपका समग्र मूल्य स्तर यानी कि पूरे देश में मूल्य स्तर का भी अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये सभी का अध्ययन आपका समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक J.M. किन्स को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा J.M. किन्स। देखिए J.M. किन्स ने ही सबसे पहले इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा था, व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे आपका इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं और दूसरा आपका था समष्टि अर्थशास्त्र जिसे इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले इकोनॉमिक्स को दो भागों में किसने बांटा था, तो J.M. किन्स ने ही बांटा था। और समष्टि अर्थशास्त्र का जनक भी किसे कहा जाता है, तो J.M. किन्स को कहा जाता है। देखिए J.M. किन्स ने एक आपका सुप्रसिद्ध पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम क्या था, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इस पुस्तक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किसने लिखा था, तो याद रखिएगा J.M. किन्स ने ही लिखा था। और कब लिखा था, तो 1936 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है, यानी कि इनमें से कौन सा विषय समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जितने भी बड़े बड़े क्षेत्र हैं, अतो व्यापक क्षेत्र हैं, अतो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना हो, सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो राष्ट्रीय आय का आय क्या है, आपका पूरे देश की आय है, यानी कि पूरे राष्ट्र की आय है, यानी कि इसमें आपका एक व्यापक क्षेत्र का अध्ययन हो रहा है। तो राष्ट्रीय आय का जो सिद्धांत है इसका अध्ययन आपका समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात उपभोक्ता का सिद्धांत हो गया हो तो उत्पादक का सिद्धांत हो गया हो, ये दोनों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि पूंजी के भंडार में वृद्धि को कहा जाता है। तो पूंजी के भंडार में वृद्धि को आपका पूंजी निर्माण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा पूंजी निर्माण। देखिए यहाँ पे वृद्धि है, तो वृद्धि होने से क्या होता है, किसी चीज का निर्माण होता है। ठीक है, इस वजह से क्या हो रहा है, पूंजी का निर्माण इसे कहेंगे। अगर आता है कि पूंजी के भंडार में आपका वृद्धि की जगह पर क्या रहता, ह्रास होता, तो कमी होता, तो कमी को क्या कहते हैं, तो पूंजी हानि कहते हैं। किसी चीज का कमी हो गया तो क्या कहते हैं, हानि होना होता है। आप लोग भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वृद्धि है तो क्या हो जाएगा, पूंजी निर्माण होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या चीज का अध्ययन करते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था स्तर की समस्याओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या है आपका, अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। पूरी अर्थव्यवस्था में रोजगार का जो अवसर है उसका अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात वस्तुओं की पूर्ति का नियम, स्कूटर की मांग की लोस, तो बाजार में गेहूं की कीमत, ये तीनों का अध्ययन आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह में शामिल है, यानी कि प्रवाह के अंतर्गत कौन से आते हैं, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रवाह क्या होता है, ये मैंने आप सभी को पिछला जो प्रीवियस वीडियो है उसी में बता दिया था। स्टॉक और प्रवाह, स्टॉक क्या होता है, तो स्टॉक आपका एक निश्चित समय बिंदु पर क्या बताता है, वस्तु की माप या तो चर की माप को बताता है, जबकि प्रवाह क्या बताता है, तो एक टाइम पीरियड में चर की मात्रा को यानी कि माप को बताता है। ठीक है, तो उपभोग, निवेश,
आय, ये सब क्या है, ये तीनों आपका प्रवाह है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। अभी और पहले भी मैंने आपको बताया कि स्टॉक क्या होता है, आपका एक निश्चित समय बिंदु के अंतर्गत क्या होता है, चर की माप को बताता है। जिससे टंकी वाला पानी का एग्जांपल लेकर के मैंने आपको बताया था कि मान के चलते हैं 10 बजे इस टंकी में कितना पानी है, 10 बजे इस टंकी में पानी आपका 5 लीटर। ठीक है, तो ये 10 बजे निश्चित टाइम पे बता रहा है, निश्चित समय बिंदु पे 10 बजे बता रहा है 5 लीटर। ठीक है, तो ये स्टॉक का एग्जाम्पल हो गया। मुद्रा की माप को भी मैंने एग्जाम्पल लेकर के बताया था। ठीक है, मुद्रा का माप भी आपका स्टॉक के अंतर्गत आता है। धन भी आपका नहीं कहते हैं कि 5 जुलाई को इसके खाते में कितना पैसा था, तो 5,000 पैसा था, इसकी संपत्ति इतना था, तो धन भी आपका स्टॉक के अंतर्गत आता है। गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा भी आपका स्टॉक के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये सभी आपका स्टॉक के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किसके लिए 4 सेक्टर मॉडल में वृत्ताकार प्रवाह की संतुलन स्थिति लागू होती है। यानी कि 4 सेक्टर मॉडल के लिए फार्मूला क्या होगा, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए फार्मूला आपका हो जाता है C+I+G(x-m) हो जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आपके मन में यहाँ पे सवाल आ रहा होगा कि सी का मतलब क्या होता है सर, तो सी का मतलब होता है आपका उपभोग व्यय। ठीक है, अगर पूछे कि आई का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है विनियोग व्यय। ठीक है, जी का मतलब क्या होता है, तो सरकारी खर्च हो जाता है जी का मतलब। x-m का मतलब क्या होता है, तो x का मतलब होता है आयात और m का मतलब हो जाएगा आपका निर्यात, यानी कि x-m का मतलब हो गया आयात माइनस निर्यात। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो ये सभी उपभोग, निवेश, आय, ये तीनों शामिल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि स्थिर पूंजी के उपभोक्ता को क्या कहते हैं। तो स्थिर पूंजी के उपभोक्ता को क्या कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा मूल्यह्रास। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि चक्रीय प्रवाह के निम्न में से कौन से प्रकार हैं। तो चक्रीय प्रवाह के 2 प्रकार होते हैं, एक आपका क्या होता है वास्तविक प्रवाह और दूसरा आपका क्या होता है मौद्रिक प्रवाह। ठीक है, तो ये और भी, ये दोनों प्रकार हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये और भी दोनों आपका क्या है, चक्रीय प्रवाह के प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि राष्ट्रीय आय मापने की कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो राष्ट्रीय आय मापने की आपका उत्पादन विधि को भी अपनाया जाता है, आय विधि को भी अपनाया जाता है और व्यय विधि को भी अपनाया जाता है, यानी कि ये सभी क्या है आपका राष्ट्रीय आय मापने की विधि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि परिवार फर्मों को निम्न में से कौन सी सेवाएं प्रदान करती है। तो परिवार का मतलब हुआ लोग, मैंने आपको पहले बताया है लोग होता है, और फर्म का मतलब क्या हुआ, सीधा समझिए कंपनी। कंपनी को हिंदी में क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो लोग होते हैं वो कंपनी को क्या देते हैं, तो भूमि देते हैं, साथ ही साथ श्रम यानी कि काम भी उसी में करते हैं। पूंजी, इस कंपनी में कोई पैसा लगा रहा है वो भी तो आदमी है ना जी, तो पूंजी एवं उद्यम भी देते हैं, यानी कि ये तीनों देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन से कार्य आते हैं, जो आपका प्राकृतिक से जुड़े हुए कार्य हो वो आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे भूमि आपका प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है तो ये भी आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जाएगा, वन भी आपका आ जाएगा और खनन भी आ जाएगा, यानी कि ये तीनों आपका क्या है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ये सभी आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन चक्रीय प्रवाह में शामिल है। तो चक्रीय प्रवाह में आपका उपभोग भी शामिल होता है, विनियोग भी शामिल होता है, आय भी शामिल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ये सभी आपका चक्रीय प्रवाह में शामिल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय में शामिल है। राष्ट्रीय आय में शामिल है, यानी कि राष्ट्रीय आय में क्या क्या चीज़ शामिल किया जाता है, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो स्थानांतरण आय को शामिल किया जाता है क्या, नहीं, स्थानांतरण आय को शामिल नहीं किया जाता है। शेयर एवं बॉन्ड की बिक्री की आय, तो इसको भी शामिल नहीं किया जाता है। काले कारोबार का धन, तो ये सरकार का आपका लेखा जोखा आता ही नहीं है, तो इसे भी शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ये सभी को शामिल नहीं किया जाता है राष्ट्रीय आय में। ठीक है, पूछा है कि कौन सा शामिल किया जाता है, तो कोई भी शामिल नहीं किया जाता, यानी कि इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि NDPFC बराबर क्या होगा। तो NDPFC बराबर होता है GNP एट मार्केट प्राइस। MP का क्या मतलब हुआ,
मार्केट प्राइस माइनस क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर देंगे, प्लस को क्या कर देंगे, आर्थिक कर को जोड़ देंगे। यही आपका एनडीपीएफसी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन अब शुरू होता है कि राष्ट्रीय आय क्या है। तो राष्ट्रीय आय क्या कहते हैं, तो किसी भी देश, मान के चलते कोई भी देश है, ये आपका भारत है। ठीक है, तो भारत के द्वारा यानी कि भारत के लोगों के द्वारा जितने भी वस्तुओं, अंतिम वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है, उसका जो शुद्ध मूल्य होता है ना, उसी को सारी वस्तुओं के शुद्ध मूल्य को जोड़ देंगे तो उसी को क्या कहेंगे, इसी को राष्ट्रीय आय कहेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आय किसी देश या राष्ट्र में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग का मतलब होता है जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, या देश में कुल जनसंख्या के द्वारा अर्जित राशि को राष्ट्रीय आय कहेंगे। मतलब कि जितने भी लोग हैं पूरे देश में, उसके द्वारा जो भी राशि कमाई जाती है उत्पादन करके या किसी भी प्रकार से, उसी को क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय कहेंगे। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दादा भाई नौरोजी ने 1860 में अपनी पुस्तक पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में देश की कुल आय का 340 करोड़ तथा प्रति व्यक्ति आय वार्षिक बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधी एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है, इस वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कि पहली बार भारत का राष्ट्रीय आय की अनुमानित गणना किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था, तो 1860 में। इसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो देश की जो कुल आय है बच्चों, सीधा समझिए, देश की जो कुल आय है, मान के चलते हैं देश का कुल आय कितना है, तो 1000 रुपया है, और कितने लोग हैं, और देश की कुल जनसंख्या कितना है, 100 है। तो कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से जब भागा दे दिया जाता है, तो जो भी आपका भागफल आता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को आपका प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मान के चलते हैं यहाँ पे आपका 1000 रुपया प्रति साल आपका देश का आय है, और 100 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे देखिए 200 कटा, यानी कि प्रति व्यक्ति आय कितना हो गया, 10 रुपया हो गया। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए आपका कि कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। यह प्रत्येक देश या देश में प्रत्येक व्यक्ति का औसत आय होता है। ठीक है, चलिए देखिए वही यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, यहाँ पे बराबर होगा। ठीक है, कुल आय, कुल राष्ट्रीय आय बटा यहाँ पे भागा हो जाएगा कुल जनसंख्या। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मिश्रित आय किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका वर्ड से ही पता चल रहा है मिश्रित। मिश्रित का मतलब क्या होता है, आय, यानी कि जितने भी प्रकार के आय हैं उसको हम लोग मिला देंगे तो क्या कहलाएगा, वो आपका मिश्रित आय कहलाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे थोड़ा सा किताबी भाषा में लिखा हुआ है कि मिश्रित आय का तात्पर्य है श्रम, भूमि, पूंजी का उपयोग करने वाले स्वरोजगार व्यक्तियों की आय, उनके स्वयं की उद्यमिता यानी कि उत्पादन के कारक यहाँ पे होगा, उसके बाद थोड़ा सा छूट गया है, को मिलाने से जो आय प्राप्त होता है उसी को क्या कहेंगे, आपका मिश्रित आय कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, कारक के बाद को मिलाने से जो आय प्राप्त होता है उसी को क्या कहेंगे, मिश्रित आय कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है कि यह आय वेतन, किराया, आय और लाभ का मिश्रण है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मिश्रित आय कहते हैं। तो देखिए किसी भी प्रकार से मान के चलिए एक व्यक्ति का आपका क्या है, नौकरी है, नौकरी में 30,000 रुपया कमाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद उसका घर है, घर को भाड़ा पर दे दिया है यानी कि किराए पर, उससे आपका उसका 10,000 रुपया आ जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और वैन गाड़ी है, वैन गाड़ी को भी भाड़ा पर दे दिया है तो उससे 20,000 रुपया आ जा रहा है, तो इसका टोटल कितना हो गया, 60,000 रुपया हो गया। तो कह सकते हैं उसका मिश्रित आय कितना है, 60,000 रुपया। मतलब जितने भी प्रकार का आय है उसको जोड़ देंगे, मिश्रित आय कहलाएगा। ठीक है, सिंपल सा है भाई, समझने से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और टेस्ट में भी आएगा। ठीक है, देखिए क्या है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक तरफ आप लिखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा तरफ लिखिए समष्टि अर्थशास्त्र। तो देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में पहला क्या है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जिसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक तथा एक फर्म आदि। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसमें व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, चाहे एक उत्पादक की जो समस्या हो उसका अध्ययन करना हो, या तो एक उपभोक्ता का अध्ययन करना हो, या तो पूर्ति के नियम का अध्ययन करना हो, एक किसके अंतर्गत आता है, व्यष्टि के अंतर्गत आता है। व्यष्टि का मतलब ही क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, वहीं समष्टि का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो समष्टि के अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जिससे राष्ट्रीय आय हो गया हो, कीमत स्तर हो गया हो, समग्र मांग हो गया हो, तो समग्र
पूर्ति हो गया हो। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा अंतर इसमें क्या है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, तो किसी व्यक्ति का व्यवहार कैसा हो, ठीक है, तो किसी व्यक्ति के बारे में इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इसमें एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है और इसमें पूरे समाज यानी कि कई व्यक्तियों के समूहों का अध्ययन किया जाता है, किसमें, समष्टि में। ठीक है, दूसरा अंतर यह हो गया होगा। तीसरा अंतर है इसका उद्देश्य साधनों के कुशल बंटवारे से संबंधित सिद्धांतों, समस्याएं एवं नीतियों का अध्ययन करना है, यानी कि जो हमारे संसाधन है इसका कुशल बंटवारा हो सके, इसका उद्देश्य यह है व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन का। ठीक है, जबकि आपका जो समष्टि अर्थशास्त्र का जो अध्ययन का उद्देश्य है यह है साधनों के पूर्ण रोजगार, उनके विकास से संबंधित सिद्धांतों, समस्याएं एवं नीतियों का अध्ययन करना है, यानी कि जो संसाधन है उसमें लोगों का पूर्ण रोजगार किस प्रकार से हो, बड़े क्षेत्र में रोजगार किस प्रकार से हो, उसके सिद्धांतों एवं समस्याओं एवं नीतियों का अध्ययन करना आपका समष्टि के अंतर्गत आता है। बाकी बात आपका इसमें तो उसका बंटवारा वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका देखिए चौथा डिफरेंस क्या है इसमें कि इसे कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। जबकि जो आपका समष्टि अर्थशास्त्र है तो इसे आपका आय एवं रोजगार के सिद्धांत से नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप सभी को बताया। यही सब क्वेश्चन से आपके जो क्वेश्चन है वो आएंगे। ठीक है, एक तरह से इसे आप लोग तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए, यही सब क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को दोस्तों में शेयर भी जरूर करना। आगे आपको कौन सा वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।